रुख करते हैं कौशाम्बी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अपने हाथ ऊपर किया, अच्छा आपका प्यार था। साथियों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो लोगों को एकजुट होना ही होता है। भारत के तेज विकास के लिए, यूपी के तेज विकास के लिए हम सभी का एकजुट बने रहना, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कौशाम्बी में शक्तिपीठ शीतला माता का धाम है, राम वनगमन मार्ग है, प्रभास गिरी पर्वत है, महात्मा बुद्ध का चातुर्मासा स्थान है। कौशाम्बी महाभारत, रामायण, पुराणों तक में प्रसिद्ध नगरी है, लेकिन गौर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो पूरी ईमानदारी से कौशाम्बी के विकास में जी जान से जुटी है। हमारी सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचा रही है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, गंगा और यमुना नदी पर बने पुल और कौशाम्बी में कई जगहों पर बने ओवरब्रिज, अंडरपास हमारे प्रयासों का प्रमाण है। कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। कौशाम्बी में ही राम वन गमन पथ योजना, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। सैरा रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज को महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। हम कौशाम्बी समेत पूरे प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यहां आ रहा था तो स्वाभाविक था हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद आ रही थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो जब भी गुजरात आते थे हमेशा उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे अमूल डेयरी में रुचि लेते थे, कोऑपरेटिव डेयरी में रुचि लेते थे। उन्हें अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के कल्याण में लगा दिया। साथियों, आज हम सुविधा के साथ आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। यहां के पीतल, कांसे के उत्पादों को बर्बाद कर दिया गया था। अब हम तेजी से इसे पहचान दिलाने में जुटे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की वजह से
यहाँ के केले की पहचान अब पूरे देश में बन रही है। साथियों, बिना भेदभाव यूपी के हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। गरीब के पास पक्का घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब का उजाला हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, हमारी सरकार इसे सुनिश्चित कराने में जुटी है। गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसे आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। गरीब दुकानदारों को, खेत मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को पेंशन के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम किसान योजना के तहत कौशाम्बी के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए हैं। साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। और कोरोना के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए आपको पुराने दिनों को, उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे, उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, ये गरीब को पता ही नहीं चलता था। व्यापारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। साथियों, गरीब तक राशन पहुंचाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया।
हमने 80,000 राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगा दी। हमने बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए ये सुनिश्चित किया कि राशन उसी को मिले जो उसका हकदार है। एक और बड़ा काम किया गया राशन कार्ड को लेकर के। पहले एक जगह का राशन कार्ड होल्डर दूसरी जगह राशन नहीं ले सकता था। इसलिए भाजपा सरकार ने राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया। ये सुविधा गरीब को दी कि वो किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सके। वो उत्तर प्रदेश में है तो भी ले सकेगा, वो मुंबई जाएगा तो भी ले सकेगा, वो तमिलनाडु जाएगा तो भी ले सकेगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा तो भी ले सकेगा, वो अहमदाबाद जाएगा तो भी ले सकेगा, ताकि गरीब को तकलीफ न हो। इसलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा ले आए। पूरे देश में हमने यही व्यवस्था लागू कर दी है। अब कौशाम्बी का कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यहां कौशाम्बी के मंजनपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कौशाम्बी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, सिराथू में मिनी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी संकल्प को साबित करता है। भाई और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जब इन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना। वो अपने महल बनाते थे, हमने
गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशांबी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशांबी के प्रभातगिरी पर्वत माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशांबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों के इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है। अब मुझे बताइए, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? फांसी मिली तो ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्यायपालिका ने सजा दी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सबको अच्छा लगा ना? गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए। भाइयों, ये क्यों चुप है? न्यायपालिका ने सजा दी है, निर्दोषों को मारने वालों को सजा दी है, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को
कभी खत्म नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा। इन लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। मुझे याद है यहां उत्तर प्रदेश से भी बहुत से हमारे भाई बहन सरदार साहब की इस प्रतिमा को नमन करने के लिए गुजरात जाते हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि गौर परिवारवादियों के पास सरदार साहब को नमन करने का समय नहीं है, उनकी इज्जत करने का समय नहीं है। उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए समय है, बहुत समय है, लेकिन सरदार साहब से नाम सुनते ही दूर भागते हैं। भाइयों बहनों, मैं कल यहां कौशाम्बी का ही एक वीडियो देख रहा था, यहीं का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है। लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आप सभी सदस्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे यूपी में डबल इंजन की सरकार आप अगर देंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आप सरकार बनाने वाले हैं, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। आपके लिए मेरे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे डबल इंजन की सरकार एक ऐसी ताकत देगी, देखते ही देखते आपके सपने मेरे संकल्प बन जाएंगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम जी जान से जुट जाएंगे। और इसके लिए आपका एक एक वोट बहुत मूल्यवान है। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाना है, बीजेपी को जिताना है। एनडीए में हमारे सहयोगियों, अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताना है। मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर दूसरा कोई काम। मेरी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे, घर घर जाएंगे,
मतदाताओं को मिलेंगे, हर घर जाकर के सबको मेरा प्रणाम पहुंचाएगा, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा, पक्का कहेंगे ना? उनको कहिए मोदी जी आए थे, आपके लिए प्रणाम भेजा है, बताएंगे? और उनके आशीर्वाद चाहिए मुझे, हर गरीब का आशीर्वाद चाहिए, हर माता बहन का आशीर्वाद चाहिए, हर बहन बेटी का आशीर्वाद चाहिए। और इसके लिए आप सब मेरे साथी, इतनी तादाद में आए हुए मेरे भाई बहन, एक एक घर जाकर के लोगों को चुनाव के दिन मतदान के लिए ले आइए, कमल के निशान पे बटन दबाइए और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। विजय तिलक और 9 जिलों की 59 सीटों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। किसके बीच कड़ा मुकाबला है आप देख सकते हैं। इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत पर भी हम पल पल की अपडेट आपको जैसे ही मिलेगी तुरंत पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप देखिए ना हमारी स्क्रीन पर, तो आपको पता चलेगा कि 2017 में क्या मामला था, क्योंकि इन्हीं 59 सीटों पर 51 पर अकेले बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, कितने वोटर्स निकल रहे हैं, किसके समर्थकों में ज्यादा जोश है, ये सब कुछ देखने के लिए रुक करेंगे हम। हमारे दो सहयोगी हैं, विवेक त्रिपाठी लखीमपुर से बने हुए हैं, रतीश हैं उन्नाव से। विवेक का रुख करते हैं और जानते हैं कि विवेक देखिए अब ज्यादा वक्त है नहीं, किस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं, सन्नाटा है या फिर अभी भी भीड़ है, क्या लग रहा है? देखिए इसमें जो चौथे चरण की वोटिंग चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग लखीमपुर में हुई है और खीरी में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत है वो अभी तक सामने आया है। 40% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। और हम आपको नज़ारा दिखाएं, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर है, यानी यहाँ का सबसे हॉट सीट है जो निघासन की, यानी जहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का वोट है, अजय मिश्रा टेनी का वोट है, उनके बेटे आशीष मिश्रा का वोट है। और इसी विधानसभा क्षेत्र में तिकुनिया कांड 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो इस सीट को, इस जगह को सबसे संवेदनशील मानते हुए हम सुबह से लगातार अपने दर्शकों को निघासन की इस मतदान केंद्र का एक एक पल का मोमेंट दिखा रहे हैं, हर गतिविधि दिखा रहे हैं। और यहाँ पर टेनी ने वोट भी डाला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए थे और जिस तरह से संघर्ष हुआ था, उनसे बात करने को लेकर उनकी जो फोर्स है, सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे टकराव हुआ था, उनसे भिड़ंत हुई थी। टेनी से बात करने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ मतदान बहुत उत्साहजनक रहा है। सुबह से ही ये जो अभी आप भीड़ देख रही हैं सामने कैमरे में, ये सुबह से लगातार यही इसी तरह का सिलसिला चलता रहा है। या 4 बूथ है, 4 बूथ में से चारों बूथ में लगातार लाइन लगी थी। 2 बूथ हालांकि अब खाली हो चुके हैं क्योंकि 80% से ऊपर यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है। यहाँ करीब 4,500 मतदाता हैं। आसपास के कई गाँव के एक ही मतदान केंद्र है ये, और 4,500 मतदाता में 4,000 के ऊपर वोट डाल चुके हैं। यानी यहाँ पर 100% मतदान सुनिश्चित होने जा रहा है। 2 घंटे अभी लगभग बाकी हैं और बाकी जो मतदाता हैं, स्थानीय लोग इतने जागरूक हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं वो इतने जागरूक हैं, लोगों को घरों से खींच कर ला रहे हैं, साइकिल में बैठा कर ला रहे हैं। बाहर अगर हम सड़क का नज़ारा दिखाएं तो वहाँ वाहन खड़े हुए, चूँकि मतदान केंद्र के अंदर कोई भी वाहन अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर का नज़ारा आपको यहाँ से, यहीं से, इसी जगह से दिखा सकते हैं। लोगों को घरों से निकाल के ला रहे हैं। अब महिलाओं की भीड़ इस समय ज़्यादा दिख रही है। सुबह पुरुषों की भीड़ थी, युवाओं की भीड़ थी, जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, महिलाओं की भीड़ ज़्यादा होती जा रही है और 40% के ऊपर पिछली रिपोर्ट थी। अभी ये रिपोर्ट बढ़कर कम से कम 44-45 हो चुकी होगी। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर लखीमपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अब की बार बिल्कुल लखीमपुर ये एक बड़ा फैक्टर है और इन 5 साल के दरमियान बहुत चीजें बदली हैं। लेकिन जो वोट प्रतिशत है, इसकी एनालिसिस भी हम शाम से करना शुरू करेंगे। फिलहाल वोटिंग चल रही है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ये अच्छे साइन हैं। अब उन्नाव का रुख कर लेते हैं। यहाँ भी 6 विधानसभा सीटें हैं और उन पर निगाह रतीश बनाए हुए हैं। अभी जहां आप मौजूद हैं रतीश, क्या अभी भी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है? मतदान प्रतिशत कैसा रहा, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए उन्नाव का श्याम कुमारी सेठ विद्यालय है। यहाँ पर अब बहुत कम लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं मतदान करने के लिए।
और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन चूंकि दिन चढ़ता जा रहा है तो बहुत कम अब संख्या हो गई। लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पर दोपहर में निकल के आए हैं तो क्या मुद्दे लेकर आए। आप बताइए, एक महिला हैं आप, नई सरकार जो चुन रही है वो किन मुद्दों पर? मुद्दे के हम लोगों की सुरक्षा हो, सबसे बड़ी हो देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा। आप बताइए, आपके लिए कौन कौन से मुद्दे हैं जो नई सरकार, जिन पर आप भरोसा करें? सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार मिले और क्या कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा हो, ये तो बेसिक्स पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा तो युवाओं को रोजगार मिले, जो कि अब भी इसमें नहीं मिली हैं, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी ना फैले और उस पर ध्यान दिया जाए। आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या बनेगी? सबसे बड़ी समस्या यही है। सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक बड़ी समस्या है, भर्तियां फंस जाती हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करे? रतीश, मैं सरकार इसको चाहूंगी ध्यान दे। आप ये सवाल भी जरूर ध्यान पूछिएगा दे बिना सकता है। पार्टी का नाम लिए कि पिछली बार जिन्हें वोट किया था उन्हें ही वोट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। ये भी एक सवाल है, क्योंकि सीधे नहीं पूछ सकते, मत गोपनीय होता है और लगातार आप बातचीत भी करते रहिए। इसी बीच अब रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। सहयोगी दीपा मौजूद हैं, बड़ी खबर उनके पास है। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल स्नेहा, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लखनऊ जिले से है। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें और 1 बजे तक का डेटा यहाँ पर क्या रहा है वोटिंग का, वो जल्दी से आप जान लीजिए। 47.83% मतदान हुआ है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि 3 बजे तक का ये डेटा है। लखनऊ जिले की 9 सीटों पर मतदान जारी है। लगातार अलग अलग वक्त में कितना फीसद वोटिंग हो पाया है वो पूरी जानकारी हम बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ जिले की 9 सीटें और 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 47.83%। जया। बिल्कुल दीपा, तो आपने ओवरऑल बता दिया कि 3 बजे तक के आंकड़े क्या है, लेकिन बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 9 सीटों पर मतदान कितना परसेंटेज रहा है। देखिए 44% रहा है मोहनलालगंज में, 44.6%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बख्शी का तालाब तो वहां पर 49.2% है। इसके अलावा लखनऊ पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 45% है। महिलाबाद में 52.5% है और लखनऊ सदर में 49.2%। तो ये कुल आंकड़ा है। देखिए कि इतना अभी तक वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये 3 बजे तक का है, लेकिन ये और बढ़ेगा 6 बजे के बाद। जब आंकड़े हम देखेंगे तो इसमें काफी इजाफा होगा। इसके अलावा लखनऊ मध्य की बात की जाए तो यहाँ पर 43.7% है। लखनऊ कैंट की बात करें 44.6%। सरोजनी नगर में 51.2% है, जबकि लखनऊ पश्चिम की बात की जाए तो 48.4% मतदान हो चुका है। तो ये 9 जिलों पर हाल है। ये 3 बजे तक के आंकड़े